जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, करंट अफेयर का एक और सेशन में आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की, जिन खबरों से आपके एग्जाम्स में सवाल जरूर फंसेंगे बच्चों। तो चलिए शुरुआत करेंगे, देखते हैं आपका आज का टॉपिक क्या कहता है। मैं हमेशा कहता हूं, टाइम एंड अगेन, आप लोग छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाते चलेंगे बच्चों, क्योंकि छोटे छोटे नोट्स ही आपके असली साथी हैं, आपके असल में काम आते हैं। तो चलिए, आपका जो पहला न्यूज है, पहली बार जम्मू में पहली बार जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय दंगल आयोजित किया जा रहा है। देखिए, दंगल यानी कि रेसलिंग होती थी जम्मू कश्मीर में, पहले भी होती थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे कभी भी नहीं हुई है अभी तक। और क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो एक सेंसिटिव एरिया है, तो इंटरनेशनल लेवल का कोई भी जो हम इवेंट वहां करवाने से थोड़ा सा घबराते थे। लेकिन अभी जब से 370 हटा है, सिचुएशन वहां पे सुधरने लगी है, ठीक है, आम जनता वहां पे जाने लगी है, इन्वेस्टमेंट होने लग गए हैं, तो अब थोड़े हालात सही हो चुके हैं। तो पहली बार जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट किया जा रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट किया जा रहा है बच्चों, ठीक है, याद रखना, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट, ठीक है, रेसलिंग रेसलिंग इवेंट किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि दंगल किया जा रहा है, यानी कि दंगल किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये दंगल किया जा रहा है, लेकिन इसका जो स्टाइल होगा वो कौन सा होगा? इसका जो स्टाइल होगा वो भारतीय स्टाइल होगा, यानी कि इंडियन स्टाइल होगा, प्रॉपर अखाड़ा वाला स्टाइल होगा। कौन सा? अखाड़ा वाला, जिसमें मिट्टी में कुश्ती लड़ी जाती है, मिट्टी में रेसलिंग की जाती है, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो स्टाइल कौन सा होगा? भारतीय स्टाइल होगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स यहां पे आएंगे, अलग अलग देश से आएंगे। अब मिट्टी में खेला है, बाकी जगह तो रिंग में होता है ना, ठीक है, लेकिन ये मिट्टी में खेला जाएगा, मिट्टी में लड़ा जाएगा इसको। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। अब जब भी आप लोग देखना, हम अखाड़े की बात करते हैं, कुश्ती की बात करते हैं, तो हनुमान जी दिमाग में आ जाते हैं। यही वजह है कि हर एक अखाड़े में हनुमान जी की आपको मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी, हनुमान जी का आप लोगों को फोटो देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वो बजरंग बली हैं और बल के प्रतीक हैं। इसीलिए जब यहाँ पे स्टैच्यू दिया जाएगा ना, जो स्टैच्यू दिया जाएगा, यानी कि जो ट्रॉफी दी जाएगी ना भाई, ठीक है, जो ट्रॉफी दी जाएगी वो ट्रॉफी किसकी होगी? हनुमान जी के गदे की होगी, ठीक है, जिसको हम लोग गूर्ज कहते हैं। क्या? तो ट्रॉफी के रूप में क्या दिया जाएगा? गूर्ज। गूर्ज का मतलब क्या होता है? गदा होता है। और जीतने वाले को ट्रॉफी के साथ क्या मिलेगा? तो 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे ट्रॉफी के साथ। और क्या मिलेगा? तो एक पट्टा मिलेगा। पट्टा बोले तो जो एक सैशे होता है ना, जिस पर लिखा रहता है विनर विनर विनर, ठीक है, ये मिलेगा। और टाइटल क्या मिलेगा जीतने वाले को? तो टाइटल मिलेगा रुस्तमे। क्या? रुस्तम। रुस्तम का मतलब होता है बलशाली, ठीक है, तो रुस्तमे जम्मू एंड कश्मीर, रुस्तमे जम्मू कश्मीर टाइटल दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो अभी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, और डेट याद रख लीजिएगा, 17 दिसंबर 2025 को ये पहली बार ऐसा इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में, रेसलिंग का। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय भारतीय शैली की, यानी कि होगा तो इंटरनेशनल, लेकिन स्टाइल कौन सा होगा? इंडियन अखाड़े वाला, आयोजित की गई है। विजेता को रुस्तम में जम्मू कश्मीर का खिताब मिलेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर का बहादुर इंसान, बलशाली इंसान, रुस्तम का मतलब होता है बलवान, उसको 50,000 रुपए का नगद मिलेगा। पारंपरिक गुर्ज यानी कि गदा दिया जाएगा, जो गदा के रूप में जो ट्रॉफी होगी वो दी जाएगी, पट्टा दिया जाएगा। और ये आयोजन मौलाना आजाद स्टेडियम में किया जाएगा, ठीक है, याद रखना, मौलाना आजाद स्टेडियम में किया जाएगा, मौलाना आजाद स्टेडियम में किया जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखेंगे। तो ये आपकी आज की न्यूज थी, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए सेकंड न्यूज देखते हैं, यहां पे क्या आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट न्यू दिल्ली। अभी देखिए, नई दिल्ली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक समिट किया है, एक मीटिंग किया है, यानी कि एक सम्मेलन आयोजित किया है, ठीक है, किसके साथ मिलके? आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर के, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या क्या आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्लस आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ठीक है, दोनों ने मिलकर के क्या किया है, ठीक है, सेकंड यानी कि दूसरा नंबर का सेकंड क्या? ग्लोबल, क्या? ग्लोबल, सेकंड ग्लोबल ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट, मेडिसिन, ठीक है बच्चों, मेडिसिन समिट, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया है। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों, ठीक है, याद रखना, जो हमारी पुरानी पारंपरिक दवाइयां थी ना, पारंपरिक, ठीक है बच्चों, पारंपरिक, पारंपरिक चिकित्सा, पारंपरिक चिकित्सा जो होती थी हमारी पुराने समय में अलग अलग देशों में, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता था, हमारे यहाँ पे योग था इलाज करने के लिए, हमारे यहाँ पे पतंजलि जो आपका आयुर्वेद था इलाज करने के लिए, आयुर्वेद था इलाज करने के लिए, और भी अलग अलग तरीके के इलाज के पुरानी प्रथाएं, पुरानी जो हमारे जो ऋषि मुनि अपनाया करते थे, जड़ी बूटियों के द्वारा हुआ करता था, ठीक है, जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता था। तो उस तरीके की दवाइयों को और ज्यादा मॉडर्न बनाने के लिए, उस तरीके को दवाइयों को मॉडर्न तकनीक के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई है। और ये मीटिंग किसने बुलाया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय ने बुलाया है, याद रखिएगा, क्लियर है पॉइंट। और आयुष मंत्रालय किसके पास है, यानी कौन है अभी आयुष मंत्री, तो याद रखिएगा, ठीक है, प्रताप राव गणपत राव, प्रताप राव, प्रताप राव गणपत राव, गणपत राव जाधव, ठीक है, जाधव, यानी कि छोटे शब्दों में कहें तो प्रताप राव गणपत राव जाधव जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके किस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन। यहां पे पुरानी जो तरीके की दवाइयां हैं, जो कि आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जो कि यूनानी दवाइयां हैं, जो कि चाइनीज दवाइयां हैं, इस तरीके की दवाइयों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। यहां पे क्या होगा, तो यहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आएंगे, यहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आएंगे, बड़े बड़े डॉक्टर्स आएंगे, ठीक है, बड़े बड़े संस्थान आएंगे, संस्थान यानी कि जो मेडिकल क्षेत्र के हैं, वो सभी मिलकर के बात करेंगे किस बारे में, ठीक है, कि जो हमारी पारंपरिक दवाइयां हैं, ठीक है, जो हमारा पारंपरिक चिकित्सा है, जो हमारा पारंपरिक चिकित्सा है, ठीक है बच्चों, चिकित्सा है, उसे क्या कर दिया जाए, मॉडर्न, मॉडर्न बनाया जाए, यानी चिकित्सा तो वही रहेगी लेकिन मॉडर्न बनाने की कोशिश की जाएगी, क्लियर है पॉइंट। तो दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है बच्चों, तो नई दिल्ली में कहां पे किया गया है, तो भारत मंडपम में किया गया है, भारत मंडपम में किया गया है, यह बात याद रखना, ठीक है, किया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है और इसकी थीम क्या है, संतुलन बहाल करना और संपूर्ण स्वास्थ्य, इसकी थीम याद रखना, थीम, ठीक है, थीम क्या है, संतुलन, संतुलन बहाल करना और संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी कि रिस्टोरिंग बैलेंस एंड होलिस्टिक वेलबींग, यानी कि हमारे शरीर के साथ हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होना चाहिए, मस्तिष्क भी स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि हमारे बॉडी के साथ प्लस माइंड भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये इस बार का क्या है, थीम रखा गया है, ठीक है बच्चों। चलिए, अच्छा एक और चीज आप देख रहे हैं यहां पे कि दूसरा बताया जा रहा है, दूसरा 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 यानी कि दूसरा सम्मेलन है, तो पहला सम्मेलन भी तो कुछ ना कुछ होगा ना जी, ठीक है, तो पहला सम्मेलन किया गया था 2023 में, पहला सम्मेलन किया गया था 2023 में, ठीक है, कहां पे, गांधीनगर, कहां पे, गांधीनगर में किया गया था, गुजरात के, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट वाला सम्मेलन जो था, फर्स्ट सम्मेलन की मैं बात कर रहा हूं, और हमेशा आयुष मंत्रालय ही इसको करवाता है। तो आयुष मंत्री हमारे कौन है, प्रताप राव गणपत राव जाधव जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, दूसरा WHO का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कर रहे हैं। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक आता है आपका, अगला जो न्यूज आता है आपका वो क्या कहता है। चलिए अगला जो न्यूज आता है, सेलिब्रेटिंग ऑपरेशन विजय विक्ट्री 19 दिसंबर 2025, ठीक है, आज सुबह हो चुकी है, आपकी आंखें जैसे ही खुली आपको ये दिन याद आ जाना चाहिए। इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरेशन ऑफ गोवा डे, क्या बोलते हैं, लिबरेशन, ठीक है बच्चों, लिबरेशन ऑफ गोवा डे, यानी कि 19 दिसंबर 1961 को भारत का हिस्सा बना था
क्या? गोवा। भारत में गोवा जोड़ दिया गया था, याद रखिएगा। जब गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था 1510 में, याद रखना 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकरक, ठीक है, अल्फांसो, ठीक है बच्चों, अल्फांसो डी अल्बुकरक, ठीक है, अल्बुकरक ने कब्जा किया था, अल्फांसो डी अल्बुकरक ने कब्जा किया था गोवा पे 1510 में। तब से लेकर के तकरीबन 450 सालों तक गोवा जो था पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है, गोवा जो था पुर्तगालियों के पास था, पुर्तगालियों के पास था, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब जब भारत आजाद हुआ तो राम मनोहर लोहिया ने बोला कि भाई साहब गोवा शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया, गोवा को भी पार्ट बनाना चाहिए इंडिया का। तो पूरी कोशिश की गई लेकिन पुर्तगाली नहीं माने। लेकिन 1961 में जब हमारे जवान पहुंचे वहां पे गोवा, तो पुर्तगालियों ने हमारे 25 जवानों को मार दिया। अब यही एक मौका था कि अब हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस थी, हमारी जो सेना थी, वो गोवा में घुस चुकी थी, ठीक है। और इसके लिए 2 ऑपरेशन चलाए गए थे। एक ऑपरेशन, नाम याद रखना, ऑपरेशन चटनी। ऑपरेशन चटनी में क्या था, हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी, निगरानी करेंगी गोवा की, ठीक है, निगरानी करेंगी गोवा की, यानी कि जाएंगी, देखेंगी कि भाई गोवा में एयरफोर्स क्या कर रहा है, गोवा का आर्मी क्या कर रहा है, नेवी क्या कर रही है, इस तरीके से, ठीक है। और यहां जैसी खबर मिली कि हाँ भैया गोवा में अभी हम लोग अटैक कर सकते हैं, तो अपन लोगों ने अटैक किया। और कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय चलाया, ऑपरेशन विजय अपन लोगों ने चलाया। और गोवा, और कब चलाया था, 17 दिसंबर 1961 को और 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, याद रखना, गोवा ने घुटने टेक दिए, यानी कि आत्मसमर्पण कर दिया। और मात्र 48 घंटों में आत्मसमर्पण कर दिया गोवा के सारे सैनिकों ने। और तब से लेकर अभी तक गोवा पार्ट है, हिस्सा है हमारे प्यारे खूबसूरत भारत का। और इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं, लिबरेशन ऑफ गोवा डे मनाते हैं 19 दिसंबर को। क्लियर है पॉइंट बच्चों। चलिए, तो 19 दिसंबर 2025 को भारत ऑपरेशन विजय की जीत मनाता है। ये 1961 में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने की याद में मनाया जाता है। इस दिन सशस्त्र बलों, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की एकता को सम्मान दिया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। देखिए बच्चों, पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत आवाज लगती है, गला भी फटने लग जाता है, लेकिन हम अपना जोश इसलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि कहीं आपका जोश कम ना हो जाए। आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए, आंखें एकदम पथरा जानी चाहिए पढ़ते पढ़ते, और तब तक पढ़ते रहिए, तब तक जोश जुनून लगा के रखिए जब तक कि मंजिल आपके सामने ना आ जाए। भाई एक सीट की बात है, एक नौकरी चाहिए, उसके बाद देखिए कैसे जमाना झुक जाता है आपके पास, ठीक है। राहें पथरीली भी होंगी, आसान कोई रास्ता ना होगा, खुद ही खुद का साथी बंतु, सहारों से कोई वास्ता ना होगा। फिर बता इस जहां को, इस धरती उस आसमां को, ये जहां तेरा है, ये जमी वो आसमां तेरा है, जमी भी आपकी, आसमान भी आपका, तो कलम रुकनी नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। Amazon Pay becomes the first application for face payment। अभी देखिए, Amazon Pay आपको पता है, गूगल पे चलाते हो, फोन पे चलाते हो, इसी तरीके से Amazon Pay भी है। Amazon Pay कब बनाया गया था भाई साहब, तो Amazon Pay बनाया गया था, Amazon Pay बनाया गया था भाई साहब कब, तो 14 फरवरी 2019 में, 14 फरवरी 2019 में बनाया गया था, ठीक है। जिस तरीके से फोन पे काम करता है, जिस तरीके से पेटीएम काम करता है, जिस तरीके से गूगल पे काम करता है, उसी तरीके से Amazon Pay भी काम करता है। अभी Amazon Pay पहली ऐसी कंपनी बन गई है कि जिसने फेस लॉक, फेस से आपका पेमेंट सिस्टम कर दिया है। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, यूपीआई के लिए पहले आप लोग अपना थंब लगाते हो या फिर फिंगरप्रिंट लगाते हो, आपका फोन खुलता है, फिर फिंगरप्रिंट लगाते हो या पिन डालते हो, आपका गूगल पे या फोन पे पेटीएम का एप्लीकेशन खुलता है। लेकिन जब आप पेमेंट करते हो ना, तो आपको पिन ही डालना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ओल्ड मेथड क्या था, ओल्ड मेथड क्या था, ठीक है, जब आप पिन डालोगे ना, तो पिन ही डालना पड़ेगा आपको पेमेंट के लिए, उसमें कोई फेस लॉक या फिर फिंगरप्रिंट नहीं था। लेकिन अभी जो नया मेथड है ना, जो नया मेथड है ना, उसमें क्या हो जाएगा, आप फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हो, या फिर फेस लॉक से भी आप पेमेंट कर सकते हो। और ये पहला ऐसा Amazon Pay बन गया है जिसने ये फीचर दिया है। लेकिन याद रखिएगा कितना तक, तो 5,000 रुपए तक की लिमिट ही है, 5,000 रुपए तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो डिसीजन लिया गया है, ये किसकी अप्रूवल के बाद लिया जाता है, तो याद रख लेना एनपीसीआई, एनपीसीआई, एनपीसीआई किस
किसका पार्ट है? तो आरबीआई का पार्ट है, आरबीआई का, ठीक है। एनपीसीआई कब बनाया गया था? तो 2008 में बनाया गया था। और इसी एनपीसीआई ने क्या बनाया है? तो यूपीआई बनाया है। कब बनाया है? तो 2016 में बनाया है। और 2016 से यूपीआई काम कर रहा है, जिस यूपीआई से आप लोग पेमेंट करते हो, ठीक है बच्चों। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, याद रखना, ठीक है बच्चों। तो अभी Amazon पे बिकम्स द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द फेस पेमेंट। पहली बार फेस पेमेंट कर सकते हो, फेस को ऐसे स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, और ये Amazon पे कर रहा है। भारत का पहला एप्लीकेशन बन गया है Amazon पे, जिसमें चेहरे या फिंगरप्रिंट से 5,000 तक का यूपीआई भुगतान किया जा सकता है। छोटे लेन देन के लिए अब पिन की आवश्यकता नहीं है। छोटे लेन देन का मतलब 5,000 तक के ट्रांजैक्शन के लिए अभी आपको पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। रिनोन्ड स्कल्पचर राम सुतार पासेस अवे। अभी प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो कौन है ये राम सुतार जी? इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो राम सुतार जी की बात करें तो यार एक महान शिल्पकार हैं, महान मूर्तिकार हैं, जिनको जमाना हमेशा याद करेगा। मैं कह रहा हूं एक युग का अंत हो गया है इनकी मृत्यु के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन टू जनरेशन इनको याद रखेगी, ठीक है। तो राम सुतार जी कहां के हैं? तो महाराष्ट्र के निवासी थे, ठीक है। महाराष्ट्र के निवासी थे राम सुतार जी, ठीक है। उनको उनकी मूर्तियों के लिए पद्मश्री मिला था। उनको उनकी मूर्तियों के लिए पद्मश्री मिला था, पद्मश्री दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1999 में दिया गया था। और उसके बाद 2016 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, ठीक है। उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था, याद रखेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर उन्होंने ऐसी कौन कौन सी मूर्तियां बनाई थी कि आप इतना बोल रहे हो उनके बारे में? बिल्कुल बच्चे, सुनने वाली बात है, ठीक है। पहला आप लोग देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यानी एकता का प्रतीक केवड़िया गांव गुजरात में बनाया गया था, ठीक है। कहां पे? केवड़िया गांव गुजरात में बनाया गया था। किसका स्टैच्यू था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू था। क्लियर पॉइंट। दूसरा उन्होंने बनाया था स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि का स्टैच्यू, समृद्धि की मूर्ति, ठीक है। यह बनाई गई थी कहां पे? बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में बनाई गई थी। बेंगलुरु, बार बार बता रहा हूं, बेंगलुरु। कौन सा? स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की मूर्ति। यह किसकी मूर्ति थी भाई साहब? तो ये एक राजा हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के, जिन्होंने बेंगलोर शहर बसाया था। उनका नाम था केम्पे गौड़ा। क्या? कैंपे गौड़ा, ठीक है बच्चों। कैंपे गौड़ा। उन्होंने 1000 से ज्यादा झीलें बनाई थी बेंगलोर में, और पूरा शहर ही बसा दिया था। तो उनके नाम पे ही ये आपका ये मूर्ति बनाई गई है, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। अच्छा, एक और बात, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के भी कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये दो मूर्तियां हैं, ठीक है। अब चलिए तीसरी मूर्ति की बात कर लेते हैं। गोवा में अभी श्री रामचंद्र की मूर्ति, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। चौथा आप देखें, हमारे संसद में गांधी जी की मूर्ति है। संसद में गांधी जी की मूर्ति है, गांधी जी की मूर्ति है। यह बात आप लोग याद रखें, गांधी जी की मूर्ति है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इक्वेस्टेरियन जो एक स्टैच्यू है छत्रपति शिवाजी का, ठीक है। कौन सा? तो छत्रपति शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी का स्टैच्यू है भाई साहब। वैसे तो शिवाजी का न जाने कितने स्टैच्यू बनाए हैं, लेकिन इक्वेस्टेरियन जो स्टैच्यू है इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो राम सुतार जी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, हमेशा लिखा जाएगा, और हमारी आने वाली जनरेशन इनकी कला के लिए इनको जानेगी। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जी का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, संसद भवन, महात्मा गांधी की जो अपनी प्रतिमा है वहां पे, ठीक है, छत्रपति शिवाजी की कई मूर्तियां बनाई। इन्हें पद्मश्री 1999 में मिला और पद्म भूषण 2016 में दिया गया, ठीक है बच्चों। चलिए बिना थके, ठीक है। नींद आ रही है तो एकदम से आंखों पे पानी मारो, जाग जाओ, पढ़ाई करते रहो। चलिए आगे। पंचायती राज मिनिस्ट्री ने सभासार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला था। तो पंचायती राज मंत्रालय के सभासार को राष्ट्रव्यापी स्वीकृति मिली। अभी देखिए हुआ क्या था कि 14, ठीक है, क्या हुआ था? 14 अगस्त 2025 को, 14 अगस्त 2025 को एक
सभा सार, ठीक है, सभा सार, सभा सार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, प्लेटफॉर्म हमारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और किसने किया था? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया था, पंचायती राज मंत्रालय ने किया था सभासार। क्लियर पॉइंट यहां पे, सभासार पंचायती राज मंत्रालय ने। अब ये सभासार क्या करेगा? जितने भी यहां पे, जैसे मान लीजिए जितने भी हमारे पंचायत में लोग हैं, एक मीटिंग में बातचीत करेंगे ना, उनकी बातों को ये क्या करेगा, जो भी उनका वॉइस है ना, आवाज है ना, उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि उत्तर दिशा में एक तालाब बनाने की आवश्यकता है, तो ये मेरी आवाज को नोट करके वॉइस को टेक्स्ट में बदल देगा। हाँ, उत्तर दिशा में एक तालाब बनाने की आवश्यकता है, और इस एप्लीकेशन में ना नोट भी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर दिशा में तालाब बनाने, एक नोट बन जाएगा पूरा का पूरा, और ये सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कहां पे? सभासार एप्लीकेशन के अंदर में। यानी हमारी पंचायती में जो भी मीटिंग की जाएगी, उसका पूरा का पूरा लिखित रूप में यहां पे मिल जाएगा आपको डिटेल। आज से 10 साल बाद भी आप देखोगे तो इस एप्लीकेशन पे वो सारी की सारी कॉन्वर्सेशन, वो सारी की सारी बातचीत, वो सारे के सारे वादे, वो सारे के सारे कस्में, वो सारी की सारी प्लानिंग्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी। क्लियर बच्चों? तो ये एक अच्छी चीज है, रिकॉर्ड रहेगा ना भाई, रिकॉर्ड रहेगा, नो डाउट रिकॉर्ड रहेगा, है ना, तो एक अच्छी चीज है, याद रखना। तो जितने लोग भी हमारे पंचायत में डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, याद रखें मीटिंग के अंदर में, वो सब की वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, ठीक है, लिस्ट बना देगा, स्टोर करके रख देगा। क्लियर पॉइंट, याद रखिएगा। तो ये सर 14 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था। तो अभी क्यों पढ़ा रहे हो? अब इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चों, क्योंकि शुरुआती में तो बहुत ही कम पंचायतों ने इसको अपनाया था, लेकिन फिलहाल 92,000, ठीक है, कितना? फिलहाल 92,376 पंचायतें, ठीक है, 376 पंचायतें इसको अपना चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा एक पर्सनल डेटा का भी तो वो आएगा ना, लॉजिक आएगा कि यार हम इसमें पर्सनल डेटा भी तो डालेंगे। जब मैं इसमें लॉगिन करूंगा तो पर्सनल डेटा डालूंगा, तो मेरा पर्सनल डेटा सेफ रहेगा कि नहीं, सुरक्षित रहेगा कि नहीं? तो यहां पे याद रखिए, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, मैं प्रो लिख लेता हूं, आप लोग याद रखना, प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पे डेटा को सुरक्षित भी रखा जाएगा। क्लियर पॉइंट। अच्छा, एक और चीज जो किसने किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने ना। तो पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि उन्हीं के सिग्नेचर से सारा कुछ यहां पे हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, राजीव रंजन जी, क्या नाम है इनका? राजीव रंजन जी, ठीक है, क्या नाम है इनका? राजीव रंजन, ठीक है, राजीव रंजन जी। क्लियर पॉइंट, याद रखना, राजीव रंजन जी यानी कि राजीव रंजन सिंह, इनको लल्लन सिंह के नाम से भी शॉर्ट में आप लोग जानते हो। सोशल मीडिया पे जब भी देखा होगा ना, तो आपने इनको लल्लन सिंह, ठीक है, क्या? लल्लन सिंह के रूप में देखा होगा, ठीक है बच्चों। तो अभी देखिए, ये आपका ओवरऑल न्यूज क्या है। सभासार एआई टूल है, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग 92,376 ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। ये बैठकों को सार तैयार करेगा, यानी बैठक में जो भी बातें होगी उसका एक पूरा सार तैयार कर देगा, डिस्क्रिप्शन तैयार कर देगा, और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के तहत आएगा, यानी कि हमारा डेटा पूरा का पूरा सुरक्षित रहने वाला है। यहां पे कोई खतरा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक देखिए बहुत सारी न्यूज हम लोगों ने पॉजिटिव देखी, यहां पे मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है हमारे भारतीय खिलाड़ियों से, क्योंकि भारत लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक डोपिंग सूची में शीर्ष पर है। अब डोपिंग सूची क्या होता है भाई साहब, ठीक है, देखिए डोपिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, डोपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए डोपिंग, अब जब भी आप लोग जाओगे ना, एंटी डोपिंग टेस्ट किया जाता है, एंटी डोपिंग टेस्ट किया जाता है। जब भी कोई एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेलेगा, दौड़ेगा, जंप करेगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप करेगा, तो वो कहीं दवाई खा के तो नहीं दौड़ रहा है, कहीं कुछ और एस्टेरॉइड लेकर के तो नहीं दौड़ रहा है। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, एंटी डोपिंग टेस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे वाडा करती है, इंटरनेशनल लेवल पे वाडा करती है। वाडा का मतलब क्या होता है? वाडा का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग, ठीक है, एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वाडा का मतलब ये होता है, ठीक है। नाडा का मतलब क्या होता है? नेशनल, ठीक है, नाडा का मतलब क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग,
डोपिंग, ठीक है, एंटी डोपिंग, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है बच्चों, एजेंसी याद रखना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और एक तीसरा संस्थान है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ये तीनों मिलकर के एंटी डोपिंग टेस्ट करती है, ठीक है, वाडा इंटरनेशनल लेवल पे, नाडा नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है इन सारों को गाइड करती है, इन सारों को देखती है। क्लियर पॉइंट बच्चों यहां पे? चलिए, ये सारा कुछ आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक है। और ये डेटा कौन सा है? तो 2024 में भारत जो है लगातार तीसरी बार टॉप किया है, लगातार तीसरी बार टॉप किया है भारत ने, ठीक है। कितने मामले आए हैं भारत में? तो 260 मामले भारत में आए हैं, जो कि एक निराशाजनक बात है। इसका असर साफ तौर पे कहां पड़ेगा? हम लोग 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने वाले हैं। क्या? कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने वाले हैं 2030 के अंदर में, ठीक है। उस पे कहीं इसका असर ना पड़े, क्योंकि देखो हमारे खिलाड़ी इस तरीके से काम करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी स्पोर्ट्स कमेटियां होंगी हम पे भरोसा क्यों करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे हम पे भरोसा क्यों करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और असर यह भी पड़ेगा कि 2036 में जो ओलंपिक होने वाला है उसका हो सकता है कि भारत में हो, ऐसा अनुमान लगाए जाते, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन भाई इंटरनेशनल कमिटी ओलंपिक वाली यहां पे देख रही है कि भाई भारत में सारे काम हो रहे हैं, तो यहां पे कैसे अलाउ किया जा सकता है? ये सारी चीजें कौन नोट कर रहा है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े। भारत में 2024 में डोपिंग के 260 मामले दर्ज किए गए। मुख्य समस्या नियमों के अधिक उल्लंघन करने की रही। इसमें नाडा, वाडा और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जैसी एजेंसियां शामिल रही, जिससे सख्त नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता सामने आई कि बेटा अभी कर लो नियंत्रण वरना पछताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। चलिए अगला जो आता है आपके पास, अगला न्यूज क्या आता है? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अश्वनी कुमार तिवारी जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। क्या देखेगा, ठीक है। अभी एसबीआई में क्या होता है? एक चेयरमैन होता है। एसबीआई में क्या होता है? एक चेयरमैन होता है, और इसके नीचे कितने? 4 कौन होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं 4। क्लियर पॉइंट यहां पे? मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं 4, और इन्हीं 4 में से कौन है? अश्वनी कुमार, ठीक है। कौन है? अश्वनी कुमार तिवारी जी, ठीक है। अश्वनी कुमार तिवारी जी इन्हीं में से हैं, और इनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कब तक? तो 31 दिसंबर 2027 तक। क्लियर पॉइंट यहां पे? 2027 तक बढ़ा दिया गया है, यही आपकी न्यूज है। अश्वनी कुमार तिवारी का एसबीआई में कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया गया है। अब उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा। इससे पहले उनका विस्तार 27 जनवरी से लेकर के 2026 तक किया गया था, यानी कि ये अभी रिटायर होने वाले थे जनवरी 26 में, लेकिन अभी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है बच्चों। याद रखना किसके? तो एसबीआई के एमडी हैं। एसबीआई की अगर हम बात करें तो 1921 में एसबीआई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। क्या बना था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में आया था, ठीक है, याद रखना। लेकिन इसी को एसबीआई बना दिया गया 1955 में। 1955 में इसी को एसबीआई के रूप में बना दिया गया, और इसे नेशनलाइज कर दिया गया था। इसे नेशनलाइज भी किया गया 1955 में, ठीक है बच्चों। और तब से एसबीआई पूरा काम कर रहा है। ये हमारे भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक कहलाता है। क्लियर पॉइंट बच्चों? चलिए, तो नाम याद रखेंगे, अश्वनी कुमार तिवारी जी का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वन्य विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसका क्या मतलब है सर? ठीक है, कि क्या पहले विश्वविद्यालय नहीं होते थे जिसमें फॉरेस्ट की पढ़ाई होती थी, यानी कि वन्य जीवों की पढ़ाई होती थी, हमारे वातावरण की पढ़ाई होती थी, क्लाइमेट की पढ़ाई होती थी? सर होती थी यूनिवर्सिटीज, ऐसी बात नहीं है, कोर्सेज होते थे, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ाया जाए, यहां पे वन्य जीवों को ही पढ़ाया जाए, यहां पे हम लोग वातावरण को ही पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उत्तर प्रदेश में अभी पहली बार ऐसा किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कहां पे? तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में क्या किया गया है? पहली डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ठीक है, याद रखना। कौन ने अनाउंसमेंट किया इसकी? किसने अनाउंसमेंट किया? तो योगी आदित्यनाथ ने
नाथ ने इसकी अनाउंसमेंट की। और कितने एकड़ में? 125 एकड़ में बनाई जाएगी। कितना बजट पास हुआ है भाई साहब? तो 50 करोड़ का बजट पास हुआ है। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सिटी है एक कंजर्वेशन सेंटर यानी कि संरक्षण क्षेत्र के पास बनाई गई है। उसका नाम क्या है? तो जटायु। क्या नाम है? तो जटायु कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? जटायु कंजर्वेशन सेंटर यानी कि कंजर्वेशन कंजर्वेशन आपका केंद्र है। और यहां पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कौन सी की जाएगी भाई साहब? याद रखिएगा, तो इस यूनिवर्सिटी में वाइल्ड लाइफ की पढ़ाई की जाएगी। वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव की पढ़ाई की जाएगी। सॉइल यानी कि मिट्टी यानी कि मृदा की पढ़ाई की जाएगी। यहां पे क्लाइमेट की पढ़ाई की जाएगी। क्लाइमेट यानी कि मौसम की पढ़ाई की जाएगी। यहां पे फॉरेस्ट यानी कि जंगल की पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, ये सारी पढ़ाई यहां पे की जाएगी। इस तरीके से सारे के सारे कोर्सेज को यहां पे डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी मैंने आप लोगों को टॉपिक करा है सभी से रिलेटेड मैंने यहां पे आपको एमसीक्यूज दिए हैं और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाने हैं। जम्मू और कश्मीर में पहली बार क्या आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित दूसरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? उसके बाद बच्चों गोवा की आजादी की याद में 19 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? अमेजन पे के नए यूपीआई फीचर में कौन कौन से प्रमाणीकरण तरीके उपयोग होते हैं? उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और संसद भवन की गांधी जी की प्रतिमा बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है जिनके निधन हो चुका है? आधारित बैठक। अभी देखिए एआई आधारित बैठक सार टूल सभासार किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? उसके बाद किस एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि भारत लगातार तीसरे वर्ष वैश्विक डोपिंग उल्लंघन सूची में शीर्ष पर शामिल है? उसके बाद एसबीआई के प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? और आखिरी क्वेश्चन, भारत की पहली समर्पित यानी कि डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस संरक्षण केंद्र के पास है? तो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के पास है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने पूरा सेशन एंजॉय किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, कलम रुके नहीं होंगे, इरादे फौलादी मजबूत रहे होंगे। इसी तरीके से फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में जो करंट अफेयर का होगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।